नमस्कार दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर 2024 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आज अपन शुरुआत करते हैं विश्व इतिहास की, वर्ल्ड हिस्ट्री की। विश्व इतिहास की आज अपन शुरुआत करते हैं, शुरू से इसकी शुरुआत करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर कंप्लीट अपन वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करने वाले हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री आपके सिलेबस में दे रखी है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, RAS, IAS, ठीक है, सभी की एग्जाम में लगभग विश्व इतिहास जिस भी एग्जाम में होता है सिलेबस में, वहां पर आपको जो पुनर्जागरण टॉपिक है वो आपको जरूर देखने को मिलता है। और आज अपन बात करेंगे पुनर्जागरण टॉपिक की। पुनर्जागरण, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। अगर आपकी बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई है तो भी आपको ये जो तथ्य है, कंसेप्ट प्लस तथ्य, सारी अपन इस वीडियो में बात करेंगे। पहले तो कंसेप्ट आपको समझाऊंगा, पुनर्जागरण क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई थी, बिल्कुल हर एक चीज़ को क्लियर करके बिल्कुल मैप के माध्यम से अपन पढ़ेंगे। और अगर आपके पहले पुनर्जागरण पढ़ा हुआ है तो भी इस तरीके से आपने पुनर्जागरण नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि सारे तथ्य आपको क्लास में ही याद होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अपन शुरुआत करते हैं पुनर्जागरण की। पुनर्जागरण को अपन शुरू करें तो उससे पहले मैं आपको बता दूं इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, हर एक चीज का अपन यहाँ पर कंसेप्ट और फैक्ट लिखते हुए चलेंगे, देखते। देखिए, पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुनः जागना, पुनः जागना, पुनः जागना या फिर से जागना। देखिए, फिर से जागना इसका मतलब क्या है? यानी पहले जगे हुए थे, बीच में सो गए और अब वापस जग रहे हैं, इसलिए फिर से जागना, पुनः जागरण। देखिए, अपन कहाँ की बात कर रहे हैं पुनर्जागरण की? तो ये आपका वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में अपन जो बात कर रहे हैं वो पुनर्जागरण कहाँ पर हुआ था? तो यूरोप में हुआ था। ठीक है, अपन जो पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं वो कहाँ पर हुआ था? यूरोप में हुआ था। ठीक है, और यूरोप महाद्वीप का आप सभी को शायद पता होगा, नहीं पता है तो ये बता देता हूँ। ये जो आपका महाद्वीप है ये यूरोप है। ठीक है, ये यूरोप है। अब पुनर्जागरण की जो शुरुआत हुई थी तो वो कहां से हुई थी? ये तो आपको पता होना चाहिए। पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुई थी? इटली से हुई थी। ठीक है, देखो, दो तीन चीजें हैं बेसिक जो आपको याद होनी जरूरी है। जैसे पुनर्जागरण की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी इटली से हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो आपकी जर्मनी से हुई थी। और जो औद्योगिक क्रांति है उसकी शुरुआत हुई थी ब्रिटेन से। इसके बाद में इसके अंदर और भी कई चीजें आएंगी, उसके बाद में बात अपन करेंगे। लेकिन ये जो मोटी मोटी चीज है ये तो आपको पता होनी चाहिए कि जैसे अपन पढ़ रहे हैं पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से हुई थी, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जर्मनी से हुई थी और आपकी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी। तो पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुई थी? इटली से हुई थी। तो देखिए, ये जो आपका पूंछ के आकार का दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये क्या आपका इटली है। यहाँ से 14वीं सदी में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी और 16वीं सदी आते आते संपूर्ण यूरोप में ये जो बौद्धिक जागृति है उसका प्रकाश हो चुका था, यानी कि संपूर्ण यूरोप में पुनर्जागरण आपका फैल चुका था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस जगह की अपन बात कर रहे हैं। ये जो यूरोप में पुनर्जागरण है इसकी अपन बात कर रहे हैं। देखिए, हुआ क्या था? 14वीं सदी से लेकर 16वीं सदी के बीच में जो भी भाषा, साहित्य, यानी कि जो समग्र सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ था उसी को पुनर्जागरण कहते हैं। अपन ने बात की है फिर से जागना। फिर से जागने का मतलब क्या है? पहले जगे हुए थे, बीच में सो गए, तो वो सोया आपका कालक्रम वो कौन सा था? 6वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक। ये जो काल है इसको बोलते हैं मध्य युग। इसको क्या बोलते हैं? मध्य युग बोलते हैं। इसमें बुद्धि का विकास नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था वो भी अपन बात करेंगे। इससे पहले जगे हुए थे, मध्य युग में सो गए और यहां पर फिर से जग गए, यानी कि पुनर्जागरण, पुनः जागना। ठीक है, देखिए क्या हुआ था मध्य युग में 6 से लेकर 14वीं सदी तक, 6 से लेकर 14वीं शताब्दी तक यूरोप में सामंतवाद और चर्च के प्रभाव के कारण बौद्धिक जड़ता यहां पर घर कर गई थी। इस कारण ये जो आपका 6वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक का जो काल है वो यूरोप का अंधकार युग कहलाता है। ये जो काल है ये आपका यूरोप का अंधकार युग कहलाता है। यूरोप का अंधकार युग ये कौन सा है आपका? 6वीं से लेकर क्या आपका 14वीं सदी तक, 6वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक ये यूरोप का अंधकार युग है। अब पुनर्जागरण की जो शुरुआत हुई थी वो बिल्कुल आप एग्जैक्ट पॉइंट माने तो वो आपका 1350 से लेकर के 1550 ईस्वी तक। ठीक है, यानी 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक पुनर्जागरण हुआ था। और बिल्कुल सही बात करें तो 1350 से लेकर आपका 1550 तक, यानी कि 14वीं सदी के मध्य से लेकर 16वीं सदी के मध्य तक, क्योंकि 1301 होते ही 14वीं सदी शुरू हो जाती है।
और यहाँ पर 1501 होते ही 16वीं सदी शुरू हो जाती है। तो अपन लिख सकते हैं कि 14वीं सदी के मध्य से लेकर के 16वीं सदी के मध्य तक क्या हुआ था, पुनर्जागरण हुआ था। देखिए क्या हुआ था, 30 से लेकर 14वीं सदी के बीच में ये जो काल है वो आपका मध्य युग कहलाता है। इसमें यूरोप में चर्च और सामंत इनका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसके कारण देखिए यूरोप में क्या था उस समय, आपकी 90% जो जनता है वो क्या काम करती थी, किसान कृषक वर्ग से संबंधित थी। तो वहां पर क्या हुआ था, ये जो चर्च और सामंत है इनका प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उस 90% जनता को सोचने का अवसर ही नहीं मिलता, यानी बापड़ा सोचवा को टाइम नहीं मिलता। यानी व्यवस्था एक ढांचा इस तरीके का बन चुका था कि ये जो चर्च और जो सामंत थे 10% ये थे, बाकी 90% जो जनता है वो कृषक किसान वर्ग से संबंधित थी। मध्यकाल के अंतर्गत चर्च और सामंत के प्रभाव के कारण यहाँ पर बौद्धिक जड़ता थी। इस कारण इस काल को यूरोप का अंधकार युग कहा जाता है। यानी कि यहाँ की जो जनता थी, यहाँ के जो किसान वर्ग थे, यहाँ की जो पब्लिक थी, उसके दिमाग का जो विकास है वो बिल्कुल बंद हो चुका था। यानी सोता उस समय सपनों भाई तो दूर की बात है, विचार भी गुनिया तो ठीक है, कोई ख्याल भी वहां के दिमाग में को नहीं आता। ठीक है, तो ये जो काल है ये यूरोप का अंधकार युग कहलाता है। चर्च और सामंत के प्रभाव के कारण बौद्धिक जड़ता यहाँ पर घर कर गई थी। ठीक है, इस मध्यकाल के बाद में देखिए नया पेज ले लेते हैं अपन। ये जो मध्यकाल है 6 से लेकर के 14वीं सदी तक, ये तो आपका मध्यकाल है। 14वीं से लेकर 16वीं सदी तक ये आपका पुनर्जागरण है। तो यहां पर यह है आपका मध्य युग, इसको यूरोप का अंधकार युग कहा जाता है। इससे पहले ज्ञान विज्ञान था, बिल्कुल था। आप पढ़ते हैं इतिहास में, इतिहास का जनक है वो कौन है, हेरोडोटस है। इसके बाद में आपका अरस्तु है, प्लेटो है, सुकरात है, ये सारे इसी काल के हैं। इसका मतलब पहले ज्ञान विज्ञान था, पहले भाषा का विकास था, पहले बौद्धिक जागृति थी, सांस्कृतिक परिवर्तन थे। लेकिन यहाँ पर चर्च और सामंत के प्रभाव के कारण 6 से लेकर 14वीं सदी तक का जो युग है ये यूरोप का अंधकार युग कहलाता है। इस मध्य युग के बाद में 14वीं से लेकर 16वीं सदी तक जो भी बौद्धिक जागृति हुई, जो भी परिवर्तन हुए, उसी को पुनर्जागरण की संज्ञा दी जाती है। अब बात करते हैं पुनर्जागरण कौन सी भाषा का शब्द है। देखिए पुनर्जागरण कौन सी भाषा का शब्द है। देखिए पुनर्जागरण को इंग्लिश में अपन बोलते हैं रेनेसेंस, रेनेसेंस बोलते हैं। और ये इंग्लिश में इसको रेनेसा लिखते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ये जो रेनेसा है वो कौन सी भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए आपके धर्म सुधार आंदोलन आएगा, जैसे पुनर्जागरण है, कुछ गिने चुने जो शब्द हैं वही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें एक तो फ्रेंच भाषा का, एक लैटिन और एक ग्रीक भाषा का है। ये जो 3 भाषाएं हैं इनके शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। बहुत बार पूछा जाता है जो रेनेसा शब्द है वो कौन सी भाषा का है, तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, फिर से जागना, फिर से जागना। इसका मतलब पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फिर से जागना। ठीक है, इसकी बात अपन कर चुके हैं। अब देखिए इस रेनेसा शब्द का प्रयोग किसने किया था। इस रेनेसा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो रेनेसा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था वेसारी नाम के व्यक्ति ने। वेसारी की एक बुक है, वेसारी की बुक का नाम क्या है, लाइफ ऑफ आर्टिस्ट, लाइफ ऑफ आर्टिस्ट, लाइफ ऑफ आर्टिस्ट। देखिए आर्टिस्ट, आर्टिस्ट में क्या है, आर्ट है। ठीक है, आर्ट का मतलब क्या है, कला है, यानी कि कला के क्षेत्र में वेसारी ने इस रेनेसा शब्द का प्रयोग किया है। वो किस क्षेत्र में किया है, कला के क्षेत्र में। इसने किया है, वेसारी ने किया है। लेकिन एक केवल कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण हो गया तो क्या पुनर्जागरण हो गया, नहीं। पुनर्जागरण होता है, अभी अपन ने बात की, समग्र सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, उसको क्या बोलते हैं, अपन पुनर्जागरण बोलते हैं। रेनेसा शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वो वेसारी ने किया था। और वेसारी का जो संबंध है वो कहाँ से, आपका इटली से है। ठीक है, इटली से ये संबंधित है। इटली के वेसारी ने सबसे पहले स्थापत्य कला के, मूर्ति कला और जो आपका स्थापत्य कला है उसके क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आए थे उसके लिए इस रेनेसा शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद में जो आगे अपन बात करेंगे साहित्य के क्षेत्र में, कला प्लस साहित्य, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में किसने प्रयोग किया था, तो दिदरो ने प्रयोग किया था। दिदरो का नाम आप शायद सुना है आपने।
विश्व का पहला एनसाइक्लोपीडिया, पहला शब्दकोश किसने तैयार किया था? दिद्रो ने तैयार किया था। ठीक है, तो दिद्रो देखिए इसने किया था व्यापक अर्थों में, व्यापक अर्थों में। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कला के, या यूं पूछा जाए कि रेनेसा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो किसने किया था? वेसारी ने किया था। आपको यूं पूछा जाए कि व्यापक अर्थों में सबसे पहले रेनेसा का प्रयोग किसने किया था, तो दिद्रो ने किया था। या यूं पूछा जाए कि साहित्य के क्षेत्र में रेनेसा का प्रयोग किसने किया था, तो भी दिद्रो ने किया था। यूं पूछा जाए कि कला के क्षेत्र में किसने किया था, तो वेसारी ने किया था। लेकिन दिद्रो ने भी एक चीज को छोड़ दिया, और वो थी आपकी विज्ञान। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र को दिद्रो ने भी छोड़ दिया। इसलिए विज्ञान के क्षेत्र में जो रेनेसा है उस शब्द का प्रयोग किसने किया था? फ्रांसिस बेकन ने किया था। किसने किया था? फ्रांसिस बेकन ने। देखिए एक आएगा अपने रोजर बेकन और एक है फ्रांसिस बेकन। रोजर बेकन की आगे अपन बात करेंगे, ये कौन आपका? फ्रांसिस बेकन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में पूछा जाए कि रेनेसा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, तो किसने किया? वेसारी ने किया है। कौन सी बुक में? लाइफ ऑफ आर्टिस्ट बुक में किया है। उसके बाद में साहित्य के क्षेत्र में देखिए दिद्रो ने जो है विश्व का सबसे पहला जो शब्दकोश है वो तैयार किया था। अब शब्दकोश का मतलब क्या है? डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में हर एक चीज की इसने परिभाषा दी है। तो जो पुनर्जागरण है इसकी परिभाषा इन्होंने साहित्य के रूप में दी है। ठीक है, इसलिए रेनेसा शब्द का प्रयोग है वो साहित्य के लिए किसने प्रयोग किया था, तो दिद्रो ने किया था। लेकिन विज्ञान के बारे में दिद्रो ने कुछ भी नहीं बताया। इसलिए विज्ञान को किसने शामिल किया था? फ्रांसिस बेकन ने शामिल किया था। तो ये तीनों चीज आपको नोट कर लेनी है और ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखिए आगे अपन बात करते हैं कुछ परिभाषा की। कुछ परिभाषाएं जो एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले डेविस, उसके बाद में हेनरी ल्यूकास, हेनरी ल्यूकास या लुकस। उसके बाद में मिसलेट, और उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू। ज्यादा कुछ नहीं है इनकी परिभाषा में, लेकिन ये एग्जाम में पूछी जाती है। 4 महत्वपूर्ण परिभाषाएं ये आपको याद रखनी है। ठीक है, देखिए डेविस की बात करें तो डेविस ने कहा था मनुष्य के स्वतंत्रता प्रिय साहसी विचारों को जो मध्य युग में धर्माधिकारियों के द्वारा जकड़े और बंदी बना दिए गए उसी को व्यक्त करना ही क्या आपका पुनर्जागरण है। क्या कहा था डेविस ने? कहा मनुष्य के या मानव के, मनुष्य के स्वतंत्रता पूर्व, देखिए मैं समझाऊंगा अभी आपको। स्वतंत्रता, मनुष्य के स्वतंत्रता प्रिय साहसी विचारों को, स्वतंत्रता प्रिय साहसी विचारों को जो मध्य युग में, जो मध्य युग में धर्माधिकारियों के द्वारा, जो मध्य युग में धर्माधिकारियों के द्वारा जकड़े गए थे या बंदी बना लिए गए थे उसको वापस अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त करना ही क्या है? पुनर्जागरण है। यह परिभाषा किसने दी है? डेविस ने दी है। देखिए इस परिभाषा का मतलब क्या है? इस परिभाषा का मतलब आप समझते हैं। मैंने आपको क्या कहा था, ये एक लाइन लिखनी है और इसी के माध्यम से अपन पूरा पुनर्जागरण कंप्लीट करेंगे। तो बिल्कुल यही बात है। मनुष्य के स्वतंत्रता प्रिय साहसी विचार, अपन ने बात की है 6वीं सदी से पहले स्वतंत्रता प्रिय साहसी विचार थे। यानी इससे पहले आपका जो अरस्तु है, प्लेटो है, सुकरात है, हेरोडोटस है, वो सारे इसी काल के हैं। तो पहले व्यक्ति की बौद्धिक विकास था, इसलिए यही बात है यहाँ पर स्वतंत्रता प्रिय साहसी विचार। यहाँ पर स्वतंत्रता प्रिय साहसी विचार थे जो मध्य युग में, ये मध्य युग है, अभी अपने बात की थी यूरोप का अंधकार युग 6वीं शताब्दी से लेकर 14वीं सदी तक ये यूरोप का अंधकार युग है, इसी को मध्य युग बोलते हैं। अभी अपन ने लिखा था। तो मध्य युग में जो धर्माधिकारी हैं, अभी अपन ने लिखा था चर्च और संबंध के प्रभाव के कारण यहाँ पर बौद्धिक जड़ता घर कर गई थी। तो स्वतंत्रता प्रिय साहसी विचार जो मध्य युग में धर्माधिकारियों के द्वारा जकड़े और बंदी बना लिए गए थे उसको वापस अभिव्यक्त करना ही क्या है? पुनर्जागरण है। यानी कि उसको वापस अभिव्यक्त करना ही क्या है? पुनर्जागरण है। इस परिभाषा को अपन ने यहाँ से पहले समझ लिया है, केवल यहाँ पर शब्दों का खेल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। स्वतंत्रता प्रिय साहसी विचार थे 6वीं शताब्दी से पहले। मध्य युग में धर्माधिकारी यानी कि चर्च और संबंध प्रभाव के कारण जो स्वतंत्रता प्रिय साहसी विचार थे वो जकड़ लिए गए थे, उसको वापस अभिव्यक्त करना ही क्या है? पुनर्जागरण है। और पुनर्जागरण 14वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक है, ये अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए ल्यूकास की क्या परिभाषा है। ल्यूकास की परिभाषा, वो सांस्कृतिक परिवर्तन, वो सांस्कृतिक परिवर्तन
वो सांस्कृतिक परिवर्तन जो 14वीं सदी में इटली से प्रारंभ हुए थे और 16वीं सदी आते आते पूरे यूरोप में फैल गए। यही क्या है? पुनर्जागरण। यहाँ पर 16वीं सदी भी आ सकता है, 17वीं सदी भी आ सकता है। ठीक है, एग्जाम में 17वीं आ जाए और आपको कि हमें तो सर 16वीं सदी बताया था, एग्जाम में तो 17वीं आ गया, तो कोई बात नहीं। पुनर्जागरण आज भी चल रहा है, लेकिन शुरुआत इसकी 14वीं सदी में हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वैसे पुनर्जागरण तो 14वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक ही करना है, लेकिन परिभाषा में अगर 17वीं सदी आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर 13वीं सदी, 14वीं सदी आ सकता है, यहाँ पर 16वीं सदी, 17वीं सदी आ सकता है परिभाषा में। लेकिन अगर पुनर्जागरण का टाइम पूछा जाए आपको तो 14वीं से 16वीं सदी ही करना है। परिभाषा में यहाँ पर 14वीं से 17वीं सदी भी आ सकता है। तो क्या है ल्यूकास की परिभाषा? वो सांस्कृतिक परिवर्तन जो 14वीं सदी में कहां से शुरू हुए थे? अरे कहां से शुरू हुए थे? अभी अपन ने बात की थी, इटली से शुरू हुए थे। 14वीं सदी में इटली से शुरू हुए थे और 16वीं सदी आते आते पूरे यूरोप में फैल गए। तो यही तो लिखा है अपन ने, वो सांस्कृतिक परिवर्तन जो 14वीं सदी में कहां से शुरू हुए थे? इटली से शुरू हुए थे और 16वीं सदी आते आते पूरे यूरोप में फैल गए। यही परिभाषा है, बस थोड़े से शब्दों का चेंज है। इसमें तो क्या आपको नाम याद रखना है? स्वतंत्रता प्रिय साहसी विचार, इतना ही नाम आपको ध्यान में रखना है। और यहां पर वो सांस्कृतिक परिवर्तन, ये नाम ध्यान में रखना है। बाकी परिभाषा आपको पेपर में लिखी हुई मिलेगी, ये नाम पकड़ लेना। स्वतंत्रता प्रिय साहसी विचार जो मध्य युग में धर्माधिकारियों के द्वारा जकड़े या बंदी बना दिए गए थे, उसको वापस अभिव्यक्त करना ही क्या है? पुनर्जागरण है। यह परिभाषा किसकी है? डेविस की है। और ल्यूकास की परिभाषा वो सांस्कृतिक परिवर्तन जो 14वीं सदी में इटली से शुरू हुए थे और 16वीं सदी या 17वीं सदी आते आते पूरे यूरोप में फैल गए। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी ल्यूकास की परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं मिसलेट की। मिसलेट ने पुनर्जागरण के दो ही आयाम बताए हैं। इन्होंने कहा मनुष्य और दुनिया की खोज। इसने कहा मनुष्य प्लस दुनिया की खोज, यानी कि मनुष्य ने खुद को खोज लिया, खुद को जान लिया, पहचान लिया और दुनिया के बारे में जान लिया, तो पुनर्जागरण हो गया। मिसलेट ने केवल पुनर्जागरण के दो ही आयाम बताए हैं, मनुष्य और दुनिया की खोज। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मनुष्य और दुनिया की खोज पुनर्जागरण के बारे में इन शब्दों का प्रयोग किसने किया है, या मनुष्य और दुनिया की खोज पुनर्जागरण के दो आयाम किसने बताए हैं, तो ये कौन से महोदय ने बताए? आपके मिसलेट ने बताए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। केवल दो ही चीज है, मनुष्य और दुनिया की खोज। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी जो परिभाषा है वह है विद्या का पुनर्जन्म। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा विद्या का पुनर्जन्म। विद्या का पुनर्जन्म। अब विद्या का पुनर्जन्म होगा तो क्या होगा? कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और भाषा के क्षेत्र में विकास होगा। देखिए मैं आपको समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो, बिल्कुल आपको क्लास में याद होगा। कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में विकास होना ही क्या है? आपका पुनर्जागरण है। तो यह परिभाषा किसने दी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी है। अब देखिए एक बार चारों परिभाषाओं को अपन फिर से देख लेते हैं। मनुष्य के स्वतंत्रता प्रिय साहसी विचार जो कि मध्य युग में धर्माधिकारियों के द्वारा जकड़ लिए गए थे, उनको वापस अभिव्यक्त करना ही क्या है? पुनर्जागरण है। ये किसकी परिभाषा है? डेविस की है। ल्यूकास की वो सांस्कृतिक परिवर्तन जो 14वीं सदी में इटली से शुरू हुए थे और 16वीं सदी आते आते संपूर्ण यूरोप में फैल गए, वो क्या हो जाएगी? आपकी ल्यूकास की परिभाषा है। और बाद में मिसलेट ने तो केवल दो ही चीजें बताई है, मनुष्य और दुनिया की खोज। पुनर्जागरण के दो ही आयाम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं? विद्या का पुनर्जन्म। अब ये एक बात हो, जब भी कोई लड़का है आपके साथ के, कोई लड़का अगर आप 10th पास करते हैं उसके बाद में आप क्या पूछते हैं? अरे भैया आर्ट्स लेसिंग साइंस लेसिंग, आप ये तो पूछा है भाई, कॉमर्स लेसिंग, आर्ट्स लेसिंग, साइंस लेसिंग, तीन ही तो सब्जेक्ट होने मुख्य रूप से। तो विद्या का पुनर्जन्म है आर्ट्स लेसिंग साइंस लेसिंग, आर्ट्स कला, साइंस लेसिंग विज्ञान, उसके बाद में मीडियम लैंग्वेज भी तो सिलेक्ट कर सी ने, हिंदी मीडियम से कुछ सीख, इंग्लिश मीडियम से कुछ सीख। तो हिंदी और इंग्लिश क्या है? भाषा है, तो भाषा। उसके बाद में साहित्य कौन सा ले सीख? हिंदी लिटरेचर ले सीख, इंग्लिश लिटरेचर ले सीख, तो क्या? साहित्य। सारी चीजें हैं आपकी पढ़ी हुई हैं, इनको इतना ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है कि ये ऐसे कौन से शब्द आ गए, कला विज्ञान भाषा साहित्य, नॉर्मल चीजें आप जो दिन रात पढ़ते हैं बस वही चीजें हैं। इनको शब्दों में परिभाषाओं में पिरोना है, और ये पिरो ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में मिलेंगी। आपको केवल पहचानना है कि ये परिभाषा किसने दी है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी है। अब देखिए एक बार फिर से अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको ये याद रह जाए। सबसे पहले अपन ने क्या बात की थी? पुनर्जागरण की। तो पुनर्जागरण जो शुरू हुआ था तो वो 14वीं सदी के मध्य से शुरू हुआ था और 16वीं सदी के मध्य तक हुआ था।
मध्य युग में यानी 6वीं से लेकर 14वीं सदी तक यूरोप में सामंत और चर्च के प्रभाव के कारण बौद्धिक जड़ता थी। इस कारण इस काल को यूरोप का अंधकार युग कहा जाता है। उसके बाद में अपन ने बात की थी मध्यकाल में यूरोप में जो बौद्धिक जागृति, जो सांस्कृतिक परिवर्तन हुए थे, उन्हीं को पुनर्जागरण की संज्ञा दी जाती है। पुनर्जागरण के बारे में अपन ने पढ़ा था कि फ्रेंच भाषा के रेनेसा शब्द से पुनर्जागरण बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना या नया जन्म। रेनेसा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? वेसारी ने किया था। वेसारी की पुस्तक है लाइफ ऑफ आर्टिस्ट। लेकिन वेसारी ने कला के क्षेत्र में सबसे पहले पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग या रेनेसा शब्द का प्रयोग किया था। बाद में दिद्रो ने एनसाइक्लोपीडिया अपना विश्वकोश दिया था। तो दिद्रो ने जो पुनर्जागरण या रेनेसा शब्द का प्रयोग किया था वो साहित्य के क्षेत्र में यानी कि व्यापक अर्थों में किसने प्रयोग किया था? तो आपका दिद्रो ने प्रयोग किया था। लेकिन दिद्रो ने विज्ञान को छोड़ दिया, इसलिए विज्ञान के क्षेत्र में रेनेसा शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो फ्रांसिस बेकन ने किया था। उसके बाद में अपन ने 4 परिभाषाओं की बात की है, जिसमें पहली परिभाषा है डेविस की। डेविस के बारे में आपको एक ही शब्द ध्यान में रखना है, स्वतंत्रता प्रिय साहसी विचार। मनुष्य के स्वतंत्रता प्रिय साहसी विचार जो मध्य युग में धर्माधिकारियों के द्वारा जकड़े गए थे, उसके बाद में उनको वापस अभिव्यक्त करना ही क्या है? आपका पुनर्जागरण है। दूसरी बात की थी अपन ने हेनरी ल्यूकास की। तो ल्यूकास ने यह कहा था कि वो सांस्कृतिक परिवर्तन जो 14वीं सदी में इटली से शुरू हुए थे और 16वीं सदी आते आते संपूर्ण यूरोप में फैल गई। तो क्या है? आपका ल्यूकास की परिभाषा है। मिसलेट ने पुनर्जागरण के केवल 2 ही आयाम बताए हैं, एक तो मनुष्य और एक दुनिया की खोज। और पंडित जवाहरलाल नेहरू है विद्या का पुनर्जन्म, जिसमें आर्ट्स यानी कि कला, साइंस यानी कि विज्ञान, लैंग्वेज यानी कि भाषा और बाद में आपका लिटरेचर यानी कि साहित्य, इनको जानना ही क्या है? पुनर्जागरण है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं अपन पुनर्जागरण के चरण। पुनर्जागरण के चरण, पुनर्जागरण के चरण। देखिए, पुनर्जागरण जो है वो रेनेसा शब्द से बना है। रेनेसा का शाब्दिक होता है फिर से जागना। 14वीं सदी से लेकर 16वीं सदी के बीच में जो भी परिवर्तन हुए हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? उनको अपन जानते हैं पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। लेकिन 14वीं सदी से पहले भी कुछ परिवर्तन हुए थे। अब 14वीं सदी से पहले क्या क्या परिवर्तन हुए थे वो आपको देखने हैं। आपको कहोगे सर 14वीं सदी से पहले तो अंधकार युग था। देखिए, 14वीं सदी से पहले अंधकार युग था, लेकिन वहां पर भी थोड़े थोड़े परिवर्तन हुए थे। अब वो थोड़े थोड़े परिवर्तन हुए थे, उनको किस नाम से जाना जाता है ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो पुनर्जागरण के चरण के नाम से उसको अपन जानते हैं। पहला आपका है कोरोलीजियन। पहला है कोरोलीजियन। दूसरा है ओटोनियन। ओटोनियन। तीसरा है अल्बिजेंसियन। अल्बिजेंसियन। और चौथा आप सभी को पता है, चौथा क्या है? रेनेसा, जिसकी अपन बात कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। देखिए, हुआ क्या था, मैंने आपको बताया था 6, 14 और 16। मैंने बताया था इसी को अपन लिखेंगे और पुनर्जागरण कंप्लीट करेंगे केवल इसी एक लाइन में। और आपको बिल्कुल याद रखने में भी आसानी है। 6 यहां पर है और 6 यहां पर है, एक लगा दिया 16 हो गया और बीच में 14 है, बस इतना तो याद करना है। 6, 14, 16। देखिए, 14वीं सदी से लेकर के 16वीं सदी तक जो भी आपका विकास हुआ था, भाषा, साहित्य, समग्र सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ था, उसको क्या कहते हैं? अपन पुनर्जागरण कहते हैं। लेकिन आपका 14वीं सदी से पहले भी थोड़ा बहुत विकास हुआ था। कौन से क्षेत्र में हुआ था? कौन कौन से क्षेत्र में हुआ था, उसी को इन नामों के बारे में अपन ने डिफाइन किया है। देखिए, 14वीं सदी के बाद में और 16वीं सदी के बीच में चेतना की जागृति हुई थी। चेतना का बौद्धिक विकास हुआ था, चेतना की जागृति। लेकिन 6 से लेकर 14वीं सदी के बीच में थोड़ा सा विकास हुआ था आपका 9वीं सदी में, थोड़ा सा हुआ था 10वीं सदी में, थोड़ा सा हुआ था 12वीं सदी में। उसके बाद में 14वीं सदी के बाद में तो यह समग्र सांस्कृतिक परिवर्तन हो गया। देखिए, अपन इसका मानवीकरण कर देते हैं। मानवीकरण करेंगे तो ये मान लो कि ये एक चेतना नाम की लड़की है। ठीक है, 6वीं शताब्दी से पहले की बात है। चेतना नाम की लड़की है, पहले ये आराम से खेल कूद रही थी, लेकिन 6वीं शताब्दी आते ही इस चेतना नाम की जो लड़की है इसको लकवा कर गया। क्या यूं मान सकते हैं कि अखाट पकड़ ली, छोटे को नहीं अब। ठीक है, 6वीं शताब्दी आता है, अखाट पकड़ ली, अब अखाट पर उठा को नहीं। लेकिन जी आचाली जब 9वीं शताब्दी आई, जहां थोड़ी सी ग्लूकोज चढ़ाई हुई है, ठीक है, थोड़ा सा ताकत का कैप्सूल दिया, जहां थोड़ी सी उठ देखा है चानू यो को नहीं हो, अच्छा वापस होगी।
10वीं शताब्दी आई या थोड़ी सी और ऊपर देखी, चारणों योगनिपस होगी। मतलब 12वीं शताब्दी या थोड़ी सी और ऊपर देखी, और बाद में 14वीं शताब्दी जहां तो आ भागवल आ गई, यानी कि बिल्कुल सही होगी, कोमासु 12 आ गई, एक लकव है जो ठीक होगा। आराम से देसी भाषा में समझाओ तरीको है। चेतना नाम की लड़की ही बाद में देखो 9वीं सदी में थोड़ी सी, 10वीं सदी में थोड़ी सी और 12वीं सदी में थोड़ी सी, 3 बार थोड़ी थोड़ी उठ रहा देख रही है कि चारणों योग नहीं। क्यों चारणों, क्यों? क्योंकि वो अंधकार युग है भाई, अपने बात की थी मध्य युग है, ये यूरोप का अंधकार युग है। तो इसमें 3 बार ये परिवर्तन हुआ था, और इस 3 बार जो परिवर्तन हुआ है इसी को अपन इन शब्दों में पिरोएंगे और अच्छे से यहां पर लिखेंगे। कोरोलीजियन, ओटोनियन, अल्बिजेंशियन और रेनेसा। देखिए कोरोलीजियन क्या था? 9वीं शताब्दी में लेटिन साहित्य का संकलन हुआ था। 9वीं शताब्दी में क्या हुआ था? 9वीं शताब्दी में लेटिन साहित्य का, अरे पहले कौन सी भाषा थी? लेटिन और ग्रीक, ये तो भाषा थी। और जो 10% व्यक्ति थे चर्च और सामंत वर्ग के, वही तो लोग जानते थे। कृषक वर्ग को तो भाषाओं से, साहित्य से, इनसे कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि बेचारों को टाइम ही नहीं मिल पाता था, क्योंकि व्यवस्था ढांचा ही किस तरीके का बन चुका था, उनको सारे दिन बस काम 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 करना है, और नई जो सृजनात्मक चिंतन है वो करने का तो उनको मौका ही नहीं मिला था। इसलिए 9वीं शताब्दी में थोड़ा सा लेटिन साहित्य का संकलन हुआ था। ले दे के एक ही तो साहित्य था, वो लेटिन था, तो लेटिन साहित्य का संकलन हुआ था। कुछ भी हो, थोड़ा बहुत हुआ तो सही, कम से कम। 9वीं शताब्दी में लेटिन साहित्य का संकलन हुआ, इसी के लिए कोरोलीजियन शब्द का प्रयोग किया जाता है। 10वीं शताब्दी में वास्तुकला के क्षेत्र में जो विकास हुआ था उसके लिए ओटोनियन शब्द का प्रयोग किया जाता है। 10वीं शताब्दी में वास्तुकला के लिए, वास्तुकला के जो परिवर्तन हुआ, वास्तुकला के लिए जो परिवर्तन हुआ, जो विकास हुआ, उसी के लिए अपन ओटोनियन शब्द का प्रयोग करते हैं। अरे वास्तुकला में जो चर्च बना, गिरजाघर बना, थोड़ी बहुत ही बने लेकिन कम से कम बने तो सही, और उसी के लिए यह ओटोनियन शब्द का प्रयोग किया गया। उसके बाद में 12वीं शताब्दी में फ्रांस में, और फ्रांस में भी दक्षिणी फ्रांस का एक नगर है जिसको वर्तमान में अल्बा प्रांत के नाम से जानते हैं। दक्षिणी फ्रांस के अल्बा प्रांत में एक जो चर्च वगैरह थे, यानी धर्म के नियंत्रण के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई गई थी। धर्म के नियंत्रण के खिलाफ, यानी चर्च के प्रभाव के खिलाफ, धर्म के नियंत्रण के खिलाफ आवाज उठाई गई, और उसी के लिए इस अल्बिजेंशियन समुदाय के लोगों ने आवाज उठाई थी, इसलिए इसको अल्बिजेंशियन आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अरे अपने दयानंद सरस्वती ने, और जो आपके राजा राम मोहन राय हैं, स्वामी विवेकानंद है, इन्होंने तो आवाज उठाई थी, लेकिन ये पूरे बड़े स्तर के ऊपर उठाई। ये केवल हुआ था दक्षिणी फ्रांस के एक अल्बा प्रांत में, छोटे से कस्बे में हुआ था। अगर ये बड़े स्तर पर होता तो यही पुनर्जागरण हो जाता, आगे रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन एक छोटे स्तर के ऊपर हुआ था, इसलिए इसको अल्बिजेंशियन समुदाय के जो लोग थे, बाद में आगे धर्म सुधार आंदोलन पढ़ेंगे उसमें तो देखेंगे अपन, अल्बिजेंशियन समुदाय के लोगों का तो बहुत बड़े स्तर के ऊपर दमन भी किया गया था। लेकिन जो भी है, यहाँ पर धर्म के नियंत्रण यानी चर्च आदि के जो प्रभाव थे उसके खिलाफ आवाज उठाई गई थी अल्बिजेंशियन समुदाय के द्वारा। इसलिए यहाँ पर ये जो काल है 12वीं शताब्दी में दक्षिणी फ्रांस के अल्बा प्रांत में धर्म के नियंत्रण के खिलाफ जो आवाज उठाई गई थी उसको अपन अल्बिजेंशियन आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो ये भी पुनर्जागरण का आपका एक चरण है। उसके बाद में रेनेसा, इसको रेनेसा भी बोलते हैं, रीनेसा भी बोलते हैं, और यही क्या आपका पुनर्जागरण है। ये तो आपको पता ही है, 14वीं सदी से लेकर 16वीं सदी के बीच में जो भी कला, साहित्य, विज्ञान, भाषा, इन क्षेत्रों, सभी क्षेत्रों के लिए जो विकास हुआ था, समग्र सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ था, इसी के लिए अपन आपका रेनेसा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये परिभाषा है, पुनर्जागरण के चरण है, ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। कोरोलीजियन है, ओटोनियन है, अल्बिजेंशियन है, रेनेसा है। अपने सिलेबस में तो यही है, रेनेसा है, पुनर्जागरण है, लेकिन ये जो तीनों चरण है ये भी पुनर्जागरण के चरण है, इसलिए पुनर्जागरण आपके सिलेबस में दे रखा है। तो हो सकता है कि पुनर्जागरण के जो चरण है यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पुनर्जागरण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, यही क्या है आपका पुनर्जागरण है। तो ये आपको इनमें सबसे पहले पुनर्जागरण की विशेषताओं में अध्ययन करें तो सबसे पहले आता है मानववाद। देखिए मानववाद क्या है? मानववाद का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य के जीवन में रुचि लेना, यानी मानव जीवन में रुचि और मानव जीवन की जो समस्या है उनका अध्ययन करना ही क्या है आपका मानववाद है। मानववाद के अंतर्गत क्या है कि अपन पारलौकिक जीवन के स्थान पर, पारलौकिक जीवन के स्थान पर इहलौकिक
जीवन को अच्छा सुदृढ़ बनाने का प्रयास करते हैं। यानी कि पहले क्या होता था कि मध्य युग था, उसमें व्यवस्था इस तरीके से थी कि व्यक्ति जो मृत्यु के बाद में जो जीवन है उसके बारे में सोचता था, और मृत्यु के बाद में जीवन अच्छा हो इसलिए वर्तमान का जो जीवन था उसका वो दुखदायी कष्ट से भरा हुआ जीता था, ताकि आगे बाद में उसको सुख मिले। अब जब पुनर्जागरण हुआ तो पुनर्जागरण में यह अवधारणा आई कि बाप जी आगे क्यों सी मरिया बाद में किन के मिलसी, स्वर्ग मिलसी, नरक मिलसी, आगे कौन के देखे है, कम से कम आप आज को वर्तमान में यह लौकिक वर्तमान में आप जी रहे हाँ इको ऊपर तो कम से कम आप ध्यान दिया। तो ये किसकी अवधारणा है? अमानववाद है। मनुष्य अपने जीवन में रुचि लेने लग गया, तो ये आया था कंसेप्ट पुनर्जागरण में। मानववाद के अंतर्गत व्यक्ति पारलौकिक सुख के स्थान पर इह लौकिक सुख के ऊपर बल दिया जाता था। तो यही आपका मानववाद है। और मानववाद शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है ये किसने किया था? F.J. नीथ हेमर ने किया था। अब देखिए यहाँ पर ये नीथ है भी आ सकता है, नीच भी आ सकता है, क्योंकि TCH इंग्लिश में अपन जब लिखते हैं TCH तो उसमें नीच भी हो सकता है, नीथ भी हो सकता है। जिस तरीके से आप केमिस्ट्री लिखते हैं तो उसको कई लोग केमिस्ट्री भी बोलते हैं, कई केमिस्ट्री भी बोलते हैं, बस वही शब्द है। लिखने में थोड़ा सा हो सकता है। सबसे ज़्यादा ये दिक्कत आएगी आपकी फ्रांस की क्रांति में बहुत ऐसे शब्द आएंगे जो लिखे कुछ जाएंगे और उसका उच्चारण कुछ होगा। तो ये आपको ध्यान रखना। F.J. नीथ हेमर, ये मानववाद जो शब्द है सबसे पहले इसका प्रयोग किया था F.J. नीथ हेमर ने। लेकिन मानववाद का जो जनक है, मानववाद का जनक ये कौन है? मानववाद का जनक या मानववाद का पिता, तो पिता कौन होगा? पेट्रार्क। पिता होगा पेट्रार्क, ठीक है। मानववाद का जनक होगा वही पिता होगा, तो ये कौन हो जाएगा? आपका पेट्रार्क। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना इसको, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। पुनर्जागरण की विशेषता अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें पहली विशेषता है मानववाद। तो मानववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग तो किया था F.J. नीथ हेमर ने, लेकिन मानववाद का जो जनक है, जो पिता है, वह आपका पेट्रार्क। और मानववादियों का राजा, देखिए पिता तो कौन है मानववाद का? पेट्रार्क है। और मानववादियों का राजा या राजकुमार कौन है? इरेस्मस है। मानववादियों का राजा या राजकुमार, ये कौन है? इरेस्मस है। तो मानववाद का पिता तो हो गया पेट्रार्क, और मानववादियों का राजा या राजकुमार कौन हो गया? इरेस्मस। देखिए एक इंग्लिश के फेमस इतिहासकार हुए हैं, साहित्यकार विलियम शेक्सपियर, उनका नाम शायद आप सभी ने सुना होगा। विलियम शेक्सपियर ने जब साहित्य की रचना की है तो विलियम शेक्सपियर ने अपने साहित्य में मानववादी विचारधारा को प्रधानता दी है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विलियम शेक्सपियर का एक फेमस कथन भी है, अभी अपन बात करेंगे उसकी। विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर ने अपने साहित्य में मानववादी विचारधारा को प्रधानता दी है, ठीक है। इसके अलावा ड्यूक ऑफ मांटुआ ने मानववाद का एक शिक्षण केंद्र भी स्थापित किया था। और फ्लोरेंस में, क्योंकि इटली से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी, इटली के फ्लोरेंस नगर से, इसलिए 1439 में इटली के फ्लोरेंस नगर में पहली मानववादी अकादमी यानी कि एकेडमी भी स्थापित की गई थी। देखिए शेक्सपियर की बात की अपन ने, शेक्सपियर का एक फेमस कथन है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मनुष्य कितनी सुंदर कृति है और उसकी तर्क शक्ति कितनी उन्नत है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। मनुष्य कितनी सुंदर कृति है और उसकी तर्क शक्ति कितनी उन्नत है। तो ये कितनी बड़ी बात कही है विलियम शेक्सपियर ने, ये आप अंदाजा इसका लगा सकते हो कि मनुष्य के बारे में इन्होंने कहा है उस समय मनुष्य कितनी सुंदर कृति है और उसकी तर्क शक्ति कितनी उन्नत है। बाप जी मनुष्य आपका बारे में भी टाइम पर सोच भी नहीं पाता, क्योंकि चर्च और सामंत को प्रभाव तो ज्यादा हो कि व्यक्ति मनुष्य आपके बारे में सोच ही नहीं पाता। तो विलियम शेक्सपियर कहे कि मनुष्य कितनी सुंदर करती है और उसकी तर्क शक्ति, उनकी सृजनात्मक क्रिएटिविटी उसकी कितनी उन्नत है। तो ये जो कथन है वो कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई पहली विशेषता
पुनर्जागरण की दूसरी विशेषता है आपका स्वतंत्र चिंतन। दूसरी विशेषता है स्वतंत्र चिंतन। मध्यकाल में जो यूरोप का अंधकार युग था उसमें तो व्यक्ति को सोचने समझने की तो दूर की बात है, बाप जी दिन तो काम करते हो रात ने गलती से सपनों भी गुनिया तो यानी गलती से भी सपनों गुनिया तो सोच पाएगी तो बहुत दूर की बात है। तो पुनर्जागरण में ये स्वतंत्र चिंतन है, इसका विकास हुआ था। देखिए पुनर्जागरण से पहले व्यक्ति क्या था, केवल धर्म से प्रेरित था। क्यों? क्योंकि चर्च, भाई पढ़े लिखे कौन थे? चर्च के पादरी थे। जो वो कह देते वही वो मान लेते। क्यों? क्योंकि खुद तो सोच बिल्कुल सोचना समझना ये तो पुनर्जागरण से पहले बिल्कुल खत्म था। मध्य युग में व्यक्ति जो था वो धर्म से प्रेरित था। पादरी ने जो कह दिया, पोप ने जो कह दिया वही लोग की लकीर है। अरे मन जदिए मेरे पड़ जाए कह मेरे को थे पढ़ रहे हो थान बिल्कुल कुछ गुनिया हुआ है, बिल्कुल मज की जको शब्द जको वाक्य कह देशू वो थारे लिए ब्रह्म वाक्य है। जब मैं पढ़े थोड़ी पढ़ा बाद में थान हर कुछ बोल देशू मन मेरा का थान कुछ गुनिया मज की चीज बोलू भी नहीं थे सत्य मान लेशू। तो आई बात भी टाइम पर ही चर्च ने, पादरी ने, पोप ने बेरो है कि आपाणी की जनता है 90% बिन क्या को भी वन बेरो। और चर्च में जगह पोप हा पादरी है अभी पीढ़ी दर पीढ़ी बदल रहा। चर्च का मैं पादरी को काम किया है बाइबल की व्याख्या करबो, तो बाइबल की व्याख्या वो भी आपका अनुसार करे लागो। क्यों? क्योंकि बिन बेरा है जकान आप बाइबल की व्याख्या कर समझा रहे हाँ बन बाइबल को बई गुनिया है इसलिए अपन जी बात मन खैसा भी बात ने बस सत्य मानसी। इसलिए बाइबल में एक्चुअल में जो बात लिखेड़ी है वह बात तो बस समझा वो बंद कर दी और पीढ़ी दर पीढ़ी बाद में बाइबल को जो विस्तार है आंखों अध्ययन है वो भी बाद में पादरी जो पोप है वह आपके अनुसार चेंज करता गया। तो पुनर्जागरण से पहली जगह व्यक्ति है वह धर्म प्रेरित था। धर्म के आगे सोच पर प्रतिबंध होगा गए मग थनगाई क्यों सपनों तो दूर की बात है मन सोच बाको पर बिल्कुल पूरी तरीके से प्रतिबंध हो। लेकिन पुनर्जागरण काल आयो और पुनर्जागरण काल में मनुष्य प्रत्येक क्षेत्र में सोचते हुए तर्क का सहारा लेने लग गया। ठीक है, न केवल सोचता बल्कि वो तर्क का सहारा लेने लग गया। तो स्वतंत्र चिंतन में आप लिख सकते हैं तर्क या बुद्धि पर बल दिया गया। स्वतंत्र चिंतन में तर्क या बुद्धि पर बल दिया गया। ठीक है, तर्क या बुद्धि पर बल दिया गया, यही आपका क्या है स्वतंत्र चिंतन है। देखिए बुद्धिवाद का प्रवर्तक कौन है? रोजर बेकन है। थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी रेनेसा शब्द है वो विज्ञान के क्षेत्र में किसने प्रयोग किया था? तो फ्रांसिस बेकन ने प्रयोग किया था। लेकिन बुद्धिवाद का जो प्रवर्तक है वो कौन है? आपका रोजर बेकन है। बुद्धिवाद या तर्कवाद, इसका प्रवर्तक कौन है? रोजर बेकन है। रोजर बेकन। देखिए फ्रांसिस बेकन आगे अपन पढ़ेंगे, उसका भी एक कथन है वो मैं आपको बताऊंगा जब उसकी बात करेंगे। रोजर बेकन का एक कथन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये रोजर बेकन है कहाँ के? ये इंग्लैंड के हैं। ठीक है, रोजर बेकन का एक कथन है, मेरा बस चले तो मैं अरस्तु की सारी किताबें जला देता। यह कथन किसका है? रोजर बेकन का है। क्यों? क्योंकि एक तो इससे समय नष्ट होता है और दूसरा मिथ्या विचार और अज्ञान को बढ़ावा मिलता है। क्या कथन है रोजर बेकन का? कि मेरा बस चले तो मैं अरस्तु की सारी किताबें जला देता। क्यों? क्योंकि इससे एक तो समय नष्ट होता है और दूसरा मिथ्या विचार और अज्ञान को बढ़ावा मिलता है। भाई सारी किताबें जला देता क्यों? अरे ये मान लो कि कोई किताब पढ़ रहे हो, थारो सिलेक्शन वजह पढ़ रहे हो, लेकिन कोई किताबें कि पढ़ रहे हो जो थारो समय भी नष्ट हुए और भी थाने गलत विचार मिले। ठीक है, अज्ञान ने बढ़ावा मिला जैसे भी विचार ने भी किताब ने पढ़ी थोड़ी। आई बात की है कौन? रोजर बेकन की है कि मेरा बस चले तो मैं अरस्तु की सारी किताबें जला देता। क्यों? क्योंकि एक तो इससे समय नष्ट होता है और दूसरा मिथ्या विचार और ज्ञान को बढ़ावा मिलता है। तो ये किसने कहा था? आपका रोजर बेकन ने कहा था। रोजर बेकन की एक फेमस पुस्तक है आपस मेयस। आपस मेयस ये एग्जाम में पूछी जाती है। बारूद निर्माण विधि का बारे में किसने बताया था? रोजर बेकन ने बताया था। बारूद निर्माण विधि, बारूद निर्माण विधि के बारे में किसने बताया था? तो ये भी आपका रोजर बेकन ने बताया था। वैसे बारूद का जो आविष्कार है वो चीन में हुआ था, लेकिन ये बारूद निर्माण की जो विधि है वो यूरोप के अंतर्गत पुनर्जागरण में किसने बताया था? तो रोजर बेकन ने बताया था। ठीक है, तो ये दूसरी विशेषता हो गई स्वतंत्र चिंतन। अब देखिए तीसरी विशेषता की अपन बात करते हैं विज्ञानवाद। विज्ञानवाद ये तो है तर्कवाद या बुद्धिवाद, इसके जनक कौन है? रोजर बेकन है। लेकिन विज्ञानवाद देखिए पुनर्जागरण काल में क्या हुआ था? मनुष्य ने तर्क के साथ साथ में प्रयोग और अनुसंधान पर भी बल देना शुरू कर दिया। प्रयोग
प्लस अनुसंधान पर बल देना शुरू कर दिया। यहाँ पर विज्ञानवाद भी आ सकता है, या अनुभववाद भी आ सकता है, प्रयोगवाद भी आ सकता है। तीनों ही आपको एग्जाम में देकर पूछा सकता है। या तो आएगा प्रयोगवाद, इसके प्रवर्तक कौन है, तो फ्रांसिस बेकन हो जाएगा। या विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन है, तो फ्रांसिस बेकन हो जाएगा। अनुभववाद के प्रवर्तक कौन है, तो भी कौन हो जाएगा, फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन, ये तो है रोजर बेकन, जो कि बुद्धिवाद या तर्कवाद के जनक हैं। जबकि विज्ञानवाद या प्रयोगवाद या अनुभववाद के जनक कौन है, फ्रांसिस बेकन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, रोजर बेकन की जो फेमस पुस्तक थी उसका नाम था आपस में यस। इसी तरीके से फ्रांसिस बेकन है, इसकी भी कुछ फेमस पुस्तक हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। वैसे तो ये कई पुस्तकें हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से उनमें कुछ पुस्तकें हैं। जैसे एक है नवम आर्गन, न्यू अटलांटिस, इसके अलावा एक फेमस पुस्तक है एडवांसमेंट ऑफ न्यू लर्निंग। एडवांसमेंट ऑफ न्यू लर्निंग, ये तीन पुस्तक तो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा और भी कई पुस्तकें जैसे शुद्ध मस्तिष्क है, ज्ञान की प्राप्ति है या ज्ञान की प्रगति है। इसके अलावा हेनरी अष्टम जो पुस्तक है वो भी फ्रांसिस बेकन की है। लेकिन ये तीन पुस्तकें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो नवम ऑर्गन और न्यू अटलांटिस पुस्तक आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एडवांसमेंट ऑफ न्यू लर्निंग ये पुस्तक भी आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है। हेनरी अष्टम पुस्तक है वो भी आपकी फ्रांसिस बेकन की है। फ्रांसिस बेकन का एक कथन है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, आपका सुना हुआ भी है, मैं बताऊंगा आपको तो आपको याद आ जाएगा। इसका फेमस कथन है फ्रांसिस बेकन का, क्या कथन है, सत्य सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है। ये कथन किसका है, फ्रांसिस बेकन का है। सत्य सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है। तो ये कथन किसका है, फ्रांसिस बेकन का है। यानी कि इसका मतलब क्या है पता है क्या आपको, सत्य सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है। इसका मतलब क्या है, यानी साची की है आज सताता है को नहीं करे समय ऐसी जा मेरे पड़सी। अरे कोई आदमी शासन करे जगह क्या मुख की साची है, अरे साची की है तू खैसी हुई को नहीं है टाइम आसी ने मत मेरे पड़सी की साची की है। ठीक है, तो अब बात है सत्य सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री, ये कथन किसका है, फ्रांसिस बेकन का है। ठीक है, और बारूद निर्माण विधि के जनक रोजर बेकन है। आपस में इनकी फेमस पुस्तक है। और फ्रांसिस बेकन की पुस्तक है नवम ऑर्गन, न्यू अटलांटिस और एडवांसमेंट ऑफ न्यू लर्निंग। तो ये जो पुस्तकें हैं ये आपकी किसकी हैं, फ्रांसिस बेकन की हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, विज्ञानवाद। अब अगली जो विशेषता है पुनर्जागरण की वो है सहज सौंदर्य की उपासना। सहज सौंदर्य की उपासना, सहज सौंदर्य की उपासना। देखिए क्या था, पुनर्जागरण से पहले व्यक्ति केवल देवीय सौंदर्य की ही अनुभूति और अभिव्यक्ति कर सकता था। यानी देवीय सौंदर्य की यानी केवल देवता के बारे में, यानी जो चीज उसको दिखती नहीं है केवल उसी के बारे में वो अनुभूति और उसी की अभिव्यक्ति, उसी के बारे में विचार प्रकट कर सकता था जो चीज उसको दिख रही है। सहज सौंदर्य यानी कि नारी सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य, इनके बारे में वो ना तो सोच सकता था और ना ही अपने विचार प्रकट कर सकता था। तो पुनर्जागरण से पहले क्या था, केवल देवीय सौंदर्य की ही अभिव्यक्ति कर सकता था। जैसे रोम रोम में बसने वाले राम, जग जग के पालन हारे, वो जिस इस तरीके का खान आप गाना सुना होगा आपने। यानी कि केवल राम भगवान की ही वो बातें करता था। मनुष्य अपने बारे में, नारी सौंदर्य के बारे में, प्रकृति सौंदर्य के बारे में इस प्रकार की वो अभिव्यक्ति नहीं कर सकता था। लेकिन पुनर्जागरण काल में क्या हुआ, पुनर्जागरण काल में व्यक्ति जो है वो वास्तविक और लौकिक सौंदर्य के ऊपर बल दिया जाने लगा। पुनर्जागरण काल में धार्मिकता के स्थान पर कला और साहित्य मुख्य विषय बन गए। इसके अलावा प्रकृति के बारे में, नारी के बारे में जो व्यक्ति है वो अपना सौंदर्य की भावना प्रकट करने लगा था। यानी कि पुनर्जागरण काल में धार्मिकता के स्थान पर प्रकृति प्लस नारी, इनके बारे में वो अपने जो अभिव्यक्ति है, विचार है, उनके बारे में
वो प्रकट करने लग गया था। ठीक है, तो ये सहज सौंदर्य की उपासना है। अगली जो विशेषता है पुनर्जागरण की वो है प्रादेशिक व लौकिक साहित्य का विकास। प्रादेशिक व लौकिक साहित्य का विकास। देखिए, थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी, जब पुनर्जागरण के चरण पढ़ रहे थे उसमें अपन ने बात की थी कि लैटिन साहित्य का संकलन किया गया था। ठीक है, लेकिन पुनर्जागरण काल में क्या हुआ था, जब रेनेसां शुरू हुआ, पुनर्जागरण का चौथा चरण, उसमें क्या हुआ था, प्रादेशिक या क्षेत्रीय भाषा में, लौकिक भाषा में साहित्य का सर्जन होने लगा। और अपन ने बात की कि पुनर्जागरण कहां से शुरू हुआ था, तो इटली से शुरू हुआ था। और इटली में जो भाषा है वो कौन सी भाषा है, टस्कनी भाषा है। टस्कनी, या उसको इस नाम से इटालियन, इटालियन नाम से भी जाना जाता है। इटालियन या मुख्य रूप से टस्कनी भाषा में साहित्य का सर्जन हुआ था। अरे जैसे चीन की भाषा है वो कौन सी है, मंदारिन है, इजराइल की हिब्रू है। ठीक है, उसी तरीके से जो इटली की भाषा है उसको कौन सी, आपकी टस्कनी भाषा है। यानी कि पुनर्जागरण से पहले केवल लैटिन और ग्रीक भाषा में साहित्य का सर्जन होता था, लेकिन पुनर्जागरण के दौरान प्रादेशिक और क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य का सर्जन होने लगा। और उसमें मुख्य रूप से टस्कनी भाषा, इटालियन भाषा है, उसमें साहित्य का सर्जन होने लगा था। और साहित्य, पहले जो साहित्य लिखा जाता था वो मैंने आपको अभी बताया था कि देवीय सौंदर्य को आधार मान के लिखा जाता था, लेकिन पुनर्जागरण काल में साहित्य की जो मुख्य विषय वस्तु है वो आपकी मानव बन गई थी। ठीक है, मुख्य विषय वस्तु क्या बन गई थी, मानव बन गई थी। यानी कि व्यक्ति, इसके बारे में, मानव के बारे में, खुद के बारे में उसने लिखना शुरू कर दिया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये पुनर्जागरण की विशेषताएं हो गई। ठीक है, एक बार आप इनको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। पुनर्जागरण की ये तो चरण हो गए और ये आपके पुनर्जागरण की विशेषताएं। पहली विशेषता है मानववाद, यानी पारलौकिक जीवन के स्थान पर इहलौकिक जीवन के बारे में वो सोचने लग गया था। मानववाद का सबसे पहले प्रयोग एच ए नीथ हेमंड ने किया था। मानववाद का जनक या पिता कौन है, आपके पेट्रार्क है। मानववादियों का राजा या राजकुमार कौन है, इरेस्मस है। और ये विलियम शेक्सपियर का फेमस कथन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मनुष्य कितनी सुंदर कृति है और उसकी तर्क शक्ति कितनी उन्नत है। उसके बाद में स्वतंत्र चिंतन की बात की अपन ने। बुद्धिवाद तर्कवाद के जनक कौन है, रोजर बेकन है। विज्ञानवाद या प्रयोगवाद के जनक कौन है, फ्रांसिस बेकन है। सत्य सत्ता के नहीं वरन समय की पुत्री है, नमम ऑर्गन, न्यू अटलांटिस और एडवांसमेंट ऑफ न्यू लर्निंग, ये पुस्तक किसकी, आपकी फ्रांसिस बेकन की है। उसके बाद में सहज सौंदर्य की उपासना, यानी धार्मिकता के स्थान पर व्यक्ति जो है वो प्रकृति और नारी सौंदर्य के बारे में, सहज सौंदर्य के बारे में बात कर चुका था। और जो अनुभूति है वो देवी अनुभूति न होकर के बाद में आपकी धार्मिकता के स्थान पर कला और साहित्य का मुख्य विषय प्रकृति और नारी बन गया था। उसके बाद में प्रादेशिक व लौकिक साहित्य का विकास हो गया था और मुख्य रूप से जो प्रारंभिक साहित्य जो सर्जन किया गया था वो टस्कनी या इटालियन भाषा में किया गया। अब देखिए छठी विशेषता है पुनर्जागरण की, मनुष्य की सृजनात्मकता पर बल देना। मनुष्य की सृजनात्मकता पर बल देना, यह पुनर्जागरण की छठी विशेषता है। देखिए, मनुष्य की सृजनात्मकता पर बल देते हुए एक व्यक्ति ने लिखा है जिसका नाम है मिरांडोला। मिरांडोला, उन्होंने मनुष्य की सृजनात्मकता के ऊपर बल देते हुए लिखा है कि मनुष्य को अपने जीवन को व्यवस्थित करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। क्या है, मनुष्य को अपने जीवन को व्यवस्थित करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। ये किसने कहा है, मिरांडोला ने कहा है। सृजनात्मकता के ऊपर बल देते हुए मिरांडोला ने कहा है कि मनुष्य को अपने जीवन को व्यवस्थित करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। देखिए, मिरांडोला ने जो प्रसंग लिखे हैं वो 900 थीसिस, लेकिन 900 थीसिस का एक भाग है ओरेशन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन। ओरेशन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन, देखिए 900 थीसिस का एक पुस्तक है, लेकिन इसका एक भाग है ओरेशन
ओरेशन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन, ओरेशन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन, ये जो पुस्तक है 900 थीसिस, इसका एक भाग है और इस भाग में ये बात कही गई है कि मनुष्य को अपने जीवन को व्यवस्थित करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। ये जो बात है वो ओरेशन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन में कही गई है और ये जो भाग है वो इस पुस्तक का है 900 थीसिस। ये भाग, ये पुस्तक किसने लिखी है? मिरांडोला ने लिखी है। अरे जैसे भगवत गीता नहीं है क्या, महाभारत का एक भाग है भगवत गीता। ये एग्जाम रीट 2011 में किसने पूछा भी गया था कि महाभारत भगवत गीता भाग है किसका, या गीता भाग है किसका? महाभारत का। उसी तरीके से ओरेशन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन, ये जो भाग है ये किसका भाग है? 900 थीसिस का भाग है। और व्यवस्थित करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, ये जो बात है ये सृजनात्मकता के ऊपर बल देते हुए कही गई है। देखिए सृजनात्मकता का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति चाहे वैसा करे, वो स्वतंत्रता नहीं होती। यहाँ पर क्या है, मनुष्य को अपने जीवन को व्यवस्थित करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। व्यवस्थित करने की पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति जो चाहे वो करे, व्यक्ति जो चाहे वो करे, लेकिन किसी दूसरे की स्वतंत्रता के ऊपर बाधा नहीं पड़नी चाहिए, तब तो वो सृजनात्मकता है। अगर किसी दूसरे की स्वतंत्रता के ऊपर बाधा पड़े या उसकी स्वतंत्रता को ठेस पहुंचे तो फिर वो सृजनात्मकता नहीं होती है। तो मनुष्य को अपने जीवन को व्यवस्थित करने की स्वतंत्रता है, बशर्ते वह किसी और के जीवन को हानि नहीं पहुंचा रहा हो। तो ये जो बात है सृजनात्मकता के ऊपर बल देने वाली बात, ये किसने कही है? मिरांडोला ने कही है। तो ये हो गई पुनर्जागरण की विशेषताएं। तो उम्मीद करता हूं कि पुनर्जागरण की विशेषताएं तक पुनर्जागरण का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पुनर्जागरण की जो शुरुआत है वो अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा, अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग समय के ऊपर मानी जाती है। पुनर्जागरण की शुरुआत देखिए उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। पुनर्जागरण की जो शुरुआत है वो 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हुआ था, उससे पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है। पुनर्जागरण की जो शुरुआत है वो कौन सी घटना से मानी जाती है? 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हुआ था, वहीं से पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन ये जो शुरुआत है ये बताने वाले व्यक्ति कौन है? फिशर है। फिशर महोदय बताते हैं। फिशर महोदय कहते हैं ऐसा, फिशर का कहना है। लेकिन प्रिजवर्ड स्मिथ का, पी स्मिथ जो महोदय है वो और ही बताते हैं। पी स्मिथ, पी का मतलब है प्रिजवर्ड स्मिथ। प्रिजवर्ड स्मिथ जो व्यक्ति हैं उनके अनुसार पुनर्जागरण का जो प्रारंभ है वो कोपर्निकस की एक पुस्तक है ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ हेमनली, 1543 में आई थी ये, 1543 में इसकी पुस्तक है। कोपर्निकस की बात करेंगे अपन जब पुनर्जागरण विज्ञान की अपन बात करेंगे, वहां पर अपन कोपर्निकस के बारे में बात करेंगे, वहां पर इनकी पुस्तकों की भी अपन बात करेंगे। कोपर्निकस की जो पुस्तक है ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ हेमनली, ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ हेमनली, ये जो पुस्तक है जो कि 1543 में आई थी, इस पुस्तक से पुनर्जागरण की शुरुआत मानते हैं कौन? पी स्मिथ महोदय। ठीक है, तो फिशर महोदय तो ये मानते हैं कि 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हुआ था, वहां से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। लेकिन पी स्मिथ या प्रिजवर्ड स्मिथ ये मानते हैं कि 1543 में कोपर्निकस की पुस्तक आई थी ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ हेमनली, यहां से ये पुनर्जागरण की शुरुआत को मानते हैं। तो पुनर्जागरण की शुरुआत को लेकर भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। पुनर्जागरण की विशेषताओं को तक अपन पुनर्जागरण की बात कर चुके हैं। आगे अपन बात करेंगे पुनर्जागरण के कारण की। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।